गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टैक्सेशन वाला लेक्चरर में। आज हमारा टॉपिक इनकम टैक्स और जीएसटी से थोड़ा हटकर कारो 2020 पे है। आइए जल्दी से समझ लेते हैं कारो 2020 क्या है और मतलब इसको कब से एप्लीकेबल है, क्या क्या क्लॉजेज हैं। बहुत ही शॉर्ट में एकदम ओवरऑल व्यू दे देते हैं कारो 2020 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कारो 2020 एक्चुअल में आया, इंट्रोड्यूस तो 2020 में हो गया था, बट कोविड के कारण इसको डेफर करते करते 21-22 से ये एप्लीकेबल हो गया है। ये सारे कंपनीज पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट आपके बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, 1% कंपनीज और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है 1 करोड़ से नीचे का पेड अप कैपिटल, 1 करोड़ से नीचे का बोरोइंग्स और 10 करोड़ से नीचे का टर्नओवर, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। बाकी कारो मतलब कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, मतलब ऑडिटर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ा दिए गए हैं। पहले तो ऑडिटर खाली ऑडिट रिपोर्ट देने से हो जाता था, फिर 2016 में कारो इंट्रोड्यूस किया गया जहां 16 क्लॉजेस पे उनको रिपोर्ट करना पड़ता था। अभी कारो 2020 में 21 क्लॉजेस है जिनके ऊपर उनको रिपोर्टिंग करना रहता है। तो जल्दी से वन बाय वन क्लॉज समझ लेते हैं क्या क्या है। तो पहला क्लॉज है आपका पीपीई के ऊपर, कंपनी अच्छे से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है कि नहीं, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, पीपीई रिवैल्यू कर रहे हैं कि नहीं, रिवैल्यू कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन का मेथड डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, फिजिकली वेरीफाइड हो रहे हैं कि नहीं है, कोई शेड्यूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारा चीज़ अपने को कारो का पैरा 3 का क्लॉज 1 में अपने को रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर सेकंड क्लॉज अपना आता है इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री का जितना भी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है उन सब पे अपने को कमेंट करना पड़ता है कि हुआ है कि नहीं, कोई भी डिस्क्रिपेंसी ऐसा तो नहीं है कि फिजिकल बुक्स में कुछ और है और फिजिकली कुछ और है। वो सारा चीज़ का जो भी आपने प्रोवाइड फॉर करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सबका एडजस्टमेंट्स लिया हुआ है कि नहीं हुआ है। बुक्स और फिजिकल के बीच में 10% से ज़्यादा गैप हो तो अलग से हम लोग को डिस्क्लोजर देना पड़ता है कारो में। प्लस इन्वेंट्री रिलेटेड जो भी अपने बैंक्स में फाइलिंग करते हैं वो सारे फाइलिंग्स प्रॉपर है कि नहीं, मतलब बैंक्स में कुछ और फाइलिंग कर रहे हैं और इन्वेंट्री बुक्स में कुछ और दिखा रहे हैं, उसमें कोई गैप है कि नहीं है, वो सारा चीज़ क्लॉज 2 में रिपोर्ट करना पड़ता है। थर्ड क्लॉज है रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज, लोन्स एंड सिक्योरिटीज़। जो भी अपने लोन सिक्योरिटी ले रहे हैं उसको टाइमली अपने रीपे कर रहे हैं कि नहीं, और एंड यूज़ पे भी कमेंट करना पड़ता है, जिस पर्पस में मैं यूज़ किया था उसी पर्पस के लिए, मतलब जिसके लिए लोन लिया था उसी पर्पस पे यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वो सारा चीज़ अपने को क्लॉज 3 में रिपोर्ट करना पड़ता है। क्लॉज 4 रिलेट्स टू कंप्लायंस ऑफ 185 एंड 186 सेक्शन का कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का। उसमें आर्म्स लेंथ में हो रहा है कि नहीं, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, जितने भी गारंटीज, सिक्योरिटीज़ और ट्रांजैक्शंस है लोन्स के रिलेटेड पार्टीज से, सारा आर्म्स लेंथ पे हुआ है कि नहीं, कुछ भी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है कि नहीं है, वो सारा चीज़ अपने को क्लॉज 4 में रिपोर्ट करना पड़ता है। क्लॉज 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है, जो भी पब्लिक कंपनीज है इस पर ये एप्लीकेबल है। डीपीटी 3 जो फाइल करते हैं, जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, वो सारे मतलब डिपॉजिट्स जो भी आरबीआई के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहे हैं। तो ये हो गया क्लॉज 5। फिर क्लॉज 6 पे अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में डिटेल देते हैं, जिस पे भी कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है तो वो प्रॉपर ऑडिट करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, और जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए एक थ्रेशोल्ड के ऊपर, वो सारी चीज़ मेंटेन हो रही है कि नहीं। फिर 7th क्लॉज में अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज़ के बारे में देते हैं कि स्टैट्यूटरी ड्यूज़ का पेमेंट, रीपेमेंट जो हो रहा है वो टाइम पे हो रहा है कि नहीं, और कुछ भी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़ पेंडिंग तो नहीं है 6 महीने से ऊपर। अगर 6 महीने से ऊपर पेंडिंग है, पीएफ, ईएसआई, आपका जो भी अनडिस्प्यूटेड ड्यूज़ है, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी, वो सारे चीज़ 6 महीने से अगर ऊपर है तो अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है, कारो 2020 का रिक्वायरमेंट है। 8th क्लॉज में अपने को ये रिपोर्ट करना पड़ता है कि कुछ भी अनरिकॉर्डेड इनकम तो नहीं है, कुछ भी जनरेट तो नहीं हो रहा है। ये मतलब बहुत ही डिटेल्ड में अपने को रिपोर्ट करना पड़ता है। पहले इतना स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट नहीं था, बट कुछ भी अगर टैक्स का चोरी हो रहा है तो वो सब पकड़ने के लिए अपने ऑडिटर पे भी ये एक्स्ट्रा एडिशनल वो डाल दिया है कि अपने रिपोर्ट करे कि कुछ भी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस तो नहीं है बुक्स में। तो 8th क्लॉज में अभी ये डिस्क्लोज करने का रिक्वायरमेंट है। 9th क्लॉज में अपने डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स होता है, कुछ भी बैंक से लोन लिया कहीं से, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया कुछ भी, या फिर डिवेंचर होल्डर से पैसा उठाया और मतलब उसमें पेमेंट में, रीपेमेंट में डिले कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो वो सारा चीज़ अपने को अलग से रिपोर्ट करना पड़ता है, और उसके लिए क्या स्टेप्स ले रही है कंपनी, आगे चल के क्या स्टेप्स लेंगे उसको करेक्ट करने के लिए, वो सारा चीज़ अपने को क्लॉज 9 में रिपोर्ट करना पड़ता है।
क्लॉज 11 एक नया क्लॉज लाई है मतलब कारो 2020 में, जो कारो 2016 में नहीं था। मनी रेज्ड बाय आईपीओज एंड एफपीओज। आजकल आप सुन रहे होंगे बहुत सारे स्टार्टअप्स इनिशियल पब्लिक ऑफर में पैसा रेज कर रही है, तो उसका एंड यूज़ क्या हो रहा है उसका अपने को रिपोर्ट करना पड़ता है। दिस इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज। सो नेक्स्ट क्लॉज में अपना फ्रॉड रिपोर्टिंग है, क्लॉज 11, जो पहले क्लॉज 10 था। अभी कुछ भी फ्रॉड हो रहा है कुछ भी कंपनी में, तो वो अपने को अलग से रिपोर्ट करना पड़ता है। वैसे तो ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर से कवर हो जाता है, बट एडिशनली अपने को अगर कुछ दिखा सामने सामने फ्रॉड होते हुए, तो अपने को डिस्क्लोज करना पड़ता है सेक्शन 143 का 12 के अंडर भी, और इस कारों के अंडर भी अपने को डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्लॉज 12 होता है निधि कंपनीज के ऊपर। निधि कंपनीज का कुछ क्राइटेरियाज होता है कंपनीज एक्ट में कि नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट रेशियो होता है, कुछ अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट रेशियो, तो वो सारे कंप्लाइंसेस कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको 99% ऑफ द कंपनीज में नहीं मिलेगा, नॉट एप्लीकेबल होता है। जो सिर्फ निधि कंपनी होते हैं उस पर ही एप्लीकेबल होता है। अब निधि कंपनी क्या हो गया, जैसे जो भी आपका गोल्ड डिपॉजिट करके उसके अगेंस्ट में लोन देते हैं, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यही उन लोग का निधि कंपनी हिसाब से रजिस्टर्ड है। एग्जाम्पल क्या हो गया, मनप्पुरम गोल्ड वाला हो गया। तो इस हिसाब अपने को डिस्क्लोज करना पड़ जाता है निधि कंपनीज का जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। फिर क्लॉज 13 आता है कंप्लायंस विद सेक्शन 177 एंड 188। 188 में कुछ शेड्यूल्स दिए हुए हैं कि उसके एक थ्रेशोल्ड्स दिए हुए हैं, उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते ही अपने को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से शेयर होल्डर से अप्रूवल लगता है कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का। सो वो अपने इंश्योर करते कि वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही हो, बोर्ड रेजोल्यूशन से पास ऑफ ना हो जाए, बाईपास ना हो जाए, तो वो सारा चीज़ का रिपोर्टिंग अपने क्लॉज 13 में करते हैं। क्लॉज 14 डील्स विद इंटरनल ऑडिट सिस्टम। इंटरनल ऑडिट कैसा, मतलब आप लोग का इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स लेते हैं हम लोग, उसको स्टडी करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स में कोई लूप होल्स है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करते हैं। इंटरनल ऑडिट का एक थ्रेशोल्ड है, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करते ही इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। तो उस पर अपने को कमेंट करना पड़ता है जो जो इंटरनल ऑडिट का सेक्शंस है। अब ये पब्लिक कंपनीज पे तो इंटरनल ऑडिट है ही, बट जो भी डीम्ड पब्लिक कंपनीज है, मतलब होली ऑन सब्सिडरी ऑफ एनी लिस्टेड कंपनीज, उस पर भी इंटरनल ऑडिट प्रोविजंस लग जाते हैं। तो क्लॉज 15 पे आते हैं नॉन कास्ट ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स। जो भी डायरेक्टर्स के साथ ट्रांजैक्शंस होते हैं बार्टर सिस्टम में, मतलब नॉन कैश या परक्यूजिट वे में, तो वो सारा चीज़ अपने को अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। जितने भी अपने फैसिलिटीज़ दे के रखे हैं, सपोज कैश नहीं दिए, कैश के बदले कुछ और फैसिलिटी दे दिए, कुछ फ्लाइट का टिकट बनवा के दे दिए, तो वो सारा चीज़ अगर बिजनेस में है तो उसके लिए अलग से डिस्क्लोजर नहीं जाता। अगर पर्सनल कुछ भी खर्चा डायरेक्टर उठा रहे तो उसका नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स का डिस्क्लोजर यहाँ पे जाता है। क्लॉज 16 इज रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। जो भी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उन लोग को आरबीआई से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो एनबीएफसी कंपनी में ये डिस्क्लोजर मैंडेटरी है, बाकी में तो नॉट एप्लीकेबल। तो नेक्स्ट क्लॉज 17 में कैश लॉसेस का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अगर कंपनी धंधे से कमा नहीं पा रहा है, धंधे में लॉस कर रहा है, तो उसका डिस्क्लोजर अलग से जाता है। ये भी एक नई क्लॉज आया है, कारो 2020 में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले ये डिस्क्लोजर नहीं था। तो फिर क्लॉज 18 में रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। अगर पुराने ऑडिटर्स छोड़ देते हैं, रिजाइन करते हैं, अपने वहाँ से एनओसी ऑब्टेन करते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट अपने ऑब्टेन किए हैं कि नहीं किए हैं। ऐसे तो ये प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट है कि अपने को ऑब्टेन करना पड़ेगा, बट अभी ये कंपनीज एक्ट में भी प्रोविजंस डाल दिए गए हैं थ्रू कारो कि अपने जब भी कोई ऑडिटर रिज़ाइन कर रहा है उसका कोई अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस नहीं होनी चाहिए, और रेजिग्नेशन जो भी वो दिया है तो उसके अगेंस्ट में एनओसी अपने लेंगे नेक्स्ट जो भी प्रिसीडिंग ऑडिटर आएगा। नेक्स्ट क्लॉज 19 होता है जो भी लाइबिलिटीज़ है कंपनी के ऊपर, वो बैलेंस शीट डेट में वो मीट कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बेसिकली ये रेशियोज़ के ऊपर है कि जितने भी मेरे आने वाले दिन के लाइबिलिटीज़ है वो उनका कर्जा मैं चुका पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा एज ऑन बैलेंस शीट डेट खड़ा होके। तो ये भी एक नई सेक्शन, मतलब नई प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुई है क्लॉज 19 में। क्लॉज 20 रिलेट्स टू ट्रांसफर ऑफ अमाउंट रिमेनिंग टू अनस्पेंड सीएसआर। जो भी सीएसआर अपने, आपको आइडिया होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी अपने पेमेंट करते हैं उसको अभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहले ये कैरी फॉरवर्ड का प्रावधान नहीं था, अभी अमेंडमेंट के बाद आप अगर एक्सेस पेमेंट कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जितने भी अनस्पेंड सीएसआर है, जितना भी मैंने ट्रस्ट में दिया है, और ट्रस्ट सामने वाला ट्रस्ट जो है वो स्पेंड नहीं किया है, जो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एरियाज है उसमें स्पेंड नहीं हुआ है मनी, उसका डिस्क्लोजर अलग से अपने को क्लॉज 20 में देना पड़ेगा। फाइनल क्लॉज जो होता है क्लॉज 21, वो मैनेजरियल रिम्यूनरेशन तो अभी हट गया है। अभी उसके बदले अभी एक नया क्लॉज आया है कि जो भी अगर सब्सिडरी कंपनीज है उसके ऑडिटर्स अगर डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, मतलब अदर देन क्लीन ओपिनियन देते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन हो, डिस्क्लेमर हो, एडवर्स हो, कुछ भी ओपिनियन देते हैं, तो होल्डिंग को भी उसका डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसके कारों में। तो
फटाफट मैंने आपको 10 मिनट के अंदर सारे के सारे क्लॉजेस करवा दिए कारो के। काफ़ी डिटेल तो नहीं थे, बट हाँ ओवरऑल आपको पूरा जानकारी होगी कि कारो है क्या, क्या ऑडिटर्स के ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मतलब एडिशनल अदर देन ऑडिट रिपोर्ट्स क्या क्या अपने को रिपोर्ट करना पड़ता है, उसके लिए कितना डिटेल्ड चेकिंग और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे ही अपडेट्स लाते रहेंगे हम लोग, हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट डेफिनेटली आपको नॉलेज गेन होगा इस वीडियो से। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि ऐसे अपडेट्स हम लोग लाते रहें।